अब उसके बाद उसके आगे आता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? और इस पाठ में हमको ये भी पढ़ने हैं कि गति के संबंध में न्यूटन के कौन कौन से नियम होते हैं। न्यूटन ने गति के संबंध में कुछ नियम भी दिए थे, तो गति के संबंध में जो नियम है उनको कहते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम, तो वो भी तुमको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व या इनर्शिया। तो एक बात बताओ, जैसे कोई चीज रखी है कहीं पर, हमने एक मेज पर एक किताब रख दी, तो वो किताब कब तक वहां रखी रहेगी? मेज पर हमने कोई एक किताब रख दी, तो वो किताब मेज पर कब तक रखी रहेगी बताओ? जी, जब तक कोई कितने दिनों तक रखी रहेगी? जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं तब तक वो वहां पर रखी रहेगी। ठीक, ये बात समझ में आई? जी सर, ये बात समझ में आई? जी सर। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मान लो हमने एक गेंद लुढ़का दी, तो वो क्या होगा? जी, वो कब तक लुढ़कती रहेगी? वो कब तक लुढ़कती रहेगी? लुढ़क रही तभी तो गति कहा जा रहा है, तो लुढ़कना और गति करना तो एक ही बात हो गया। जी सर। तो वो कब तक लुढ़कती रहेगी? अभी जब तक कि गति सदी होती रहेगी उसमें। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, कब तक उसमें गति होती रहेगी? जब तक सर ढाल होगी तब तक। जब तक, जैसे तुमने गेंद को लुढ़काया, तो गेंद क्या होता है? लुढ़कती हुई चली जा रही है। आगे जाके क्या होगा? थोड़ी देर बाद रुक जाएगी सर। रुक जाएगी ना, कि वो लुढ़कती रहेगी हमेशा? कि वो लुढ़कती रहेगी हमेशा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं लुढ़कती रहेगी। तो गेंद जो है वो लुढ़कती नहीं रह गई हमेशा, वस्तु जो है वो रखी रह गई हमेशा। तो इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ? गेंद रुक क्यों गई, पहले ये बताओ। गेंद रुकी क्यों? उसकी गति कम हो गई। उसकी गति धीरे धीरे करके क्या होगा? कम हो जाएगी, इसलिए गेंद जो होगी वो रुक जाएगी। ठीक, ये तो बात समझ में आती है ना? हमने गेंद को लुढ़काया और गेंद थोड़ी दूर लुढ़कते हुए जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो लुढ़कती जाएगी, धीरे धीरे करके उसकी गति कम होती जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई? अब यहां पर समस्या ये आती है कि गति गेंद की कम क्यों हो गई? गेंद की गति किसने कम की? तुमने तो गेंद को छुआ नहीं, तुमने गेंद को लुढ़का दिया, तुम्हारे हाथ से गेंद चली गई। अब तो वो बिल्कुल फ्री लुढ़क रही है एकदम, है ना? तो अब उस गेंद की गति को कम किसने किया? वो कौन सी चीज है जिसने उसकी गति को कम कर दिया? ये बताओ, पढ़ चुके हो। और गति को अगर कम करना हो तो हमको क्या करना होगा? क्या करना होता है पहले समझो। अगर गति को कम करना हो, कोई वस्तु जो है वो इधर की तरफ गति कर रही है, इधर की तरफ जा रही है गति करते हुए, इसकी गति को हमें कम करना है तो हमको क्या करना होगा? हमें बल लगाना होगा पहली बात। ठीक, इसकी गति को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई एक बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो बल किस दिशा में लगाया जाएगा? इधर ही की दिशा में लगाएंगे हम बल, इसको और धक्का दे देंगे? सचिन नहीं, विपरीत दिशा में लगाएंगे। कोई गेंद अगर लुढ़क रही है इधर दिशा में और हमें उसको रोकना है तो हम इधर ही की तरफ उसको और धक्का दे दें? नहीं सर, इधर ही की तरफ और धक्का। हाँ, तो रोकने के लिए क्या करना होगा? दिशा में हमको रोकने के लिए इधर की तरफ बल लगाना पड़ेगा। हमको रोकने के लिए एक बल इधर से लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा लगाते हैं कम लगाते हैं ये निर्भर करेगा कि हमें कितना उसकी रफ्तार कितनी कम करनी है, उसी हिसाब से लगाएंगे बल हम। ठीक है, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वही उसकी गति को कम करता है। जी, तो इसका मतलब है कि गेंद की जो गति कम हो रही है लुढ़कने पर जमीन में, तो इसका मतलब वहां पर कोई चीज ऐसी है जो उसकी गति का विरोध कर रही है। अब वो कौन सा बल है? तुमने तो लगाया नहीं उस बल को, तो वो बल कहां से लग रहा है? कौन लगा रहा है? हवा। वो बल लगा रहे हैं दो लोग, एक तो हवा
और दूसरा जमीन। जमीन। हवा और जमीन दो चीजें उस पर अब बल लगा रही हैं जो उसकी गति को रोकने का प्रयास कर रही हैं, उसकी गति के उल्टी दिशा में बल लगा रही हैं। तो इस जो बल वो लगा रही हैं जो विरोध में, उस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। ये तुमने पढ़ा होगा, घर्षण बल। समझ में आई बात? तो गेंद जो है वो जमीन पे तुमने लुढ़काई, मान लेते हैं, चलो यहां पर एक चीज और थोड़ा सा मान लेते हैं कि हमने मिट्टी की जमीन पर लुढ़काई गेंद को, तो गेंद जो थी वो 10 मीटर तक गई और फिर रुक गई। ठीक, अगर उसी गेंद को हम मिट्टी की जमीन पर ना लुढ़का करके हम सीमेंट की जमीन पर लुढ़काते, पक्के फर्श पर, तो वो 10 मीटर ही जाती या 10 मीटर से कम जाती या 10 मीटर से ज्यादा जाती? बताओ। ज्यादा जाती है 10 मीटर से। 10 मीटर से ज्यादा जाती कि कम जाती? ज्यादा जाती। क्यों? क्यों? बराबर सजी, क्योंकि रुकावट नहीं। अच्छा, अब ज्यादा जाती, ठीक है। अब उसी पक्की जमीन पर हमने, पक्के फर्श पर हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया, दूर तक तेल चुपड़ दिया, फिर हमने उस पर गेंद को लौटाया, अब क्या होगा? जी, और दूर जाएगी। अब वो ज्यादा दूर जाएगी कि पहले से कम दूर जाएगी? अजी ज्यादा दूर जाएगी। और ज्यादा दूर जाएगी कि और कम दूर जाएगी? और ज्यादा दूर जाएगी। जैसे हमने कहा कि मिट्टी पे हमने जब गेंद को उठाया तो 10 मीटर गई। हेलो, जब पक्की फर्श पर लुटाया, जो हमने गेंद को जमीन पर लुटाया अगर, तो वो 10 मीटर तक गई मिट्टी में, मिट्टी की जमीन पर। पक्की फर्श पर लुटाया तो मान लो 15 मीटर गई। ठीक, अब हमने उस पर जमीन पर तेल लगा दिया, जमीन को और चिकना कर दिया, अब वो कितनी दूर जाएगी? 15 से कम जाएगी, ज्यादा जाएगी? 20 मीटर जाएगी सर। अब ये तो पता नहीं कितनी जाएगी, 20 जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि 15 से ज्यादा जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अब जमीन चिकनी हो गई है। तो इन तीनों स्थितियों में भी घर्षण बल लग रहा है, लेकिन घर्षण बल में फर्क पड़ रहा है। जी सर। पहली बार में वो जाती है 10 मीटर, दूसरी बार में जाती है 15 मीटर, और तीसरी बार में मान लो जाती है 20 मीटर। पहली बार में मिट्टी की जमीन है, दूसरी बार में पक्की जमीन है, सीमेंटेड जमीन है, और तीसरी बार में उस पर तेल लगा दिया गया है, चिकनी जमीन है, या तो चिकनी जमीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? घर्षण बल तो तीनों में ही लग रहा होगा जमीन का, चाहे वो मिट्टी की जमीन हो, चाहे पक्की जमीन हो, चाहे चिकनी जमीन हो, घर्षण बल तो तब भी लग रहा होगा, क्योंकि वस्तु रुकेगी जरूर आगे जाके कहीं ना कहीं। भले ज्यादा दूर जाके रुकेगी, लेकिन रुकेगी तो है ही है, और रुकेगी जरूर। इसका मतलब क्या है? उस पर घर्षण बल तो लग ही रहा है। तो मतलब क्या हुआ यहां पर कि मिट्टी में जो बल लग रहा है, घर्षण बल, वो ज्यादा लग रहा है। पक्की जमीन पर जो घर्षण बल है वो कम हो रहा है, और चिकनी जमीन पर जो घर्षण बल लग रहा है वो और भी कम लग रहा है। तो घर्षण बल जितना ज्यादा होगा वस्तु उतनी जल्दी रुक जाएगी, और घर्षण बल जितना कम होगा वस्तु उतनी ज्यादा दूर तक जाके रुकेगी। होगा ना? अगर तुम ये वस्तु इधर की ओर गति कर रही है, तुम ज्यादा बल लगाओगे तो क्या होगा? जल्दी रुक जाएगी। कम बल लगाओगे उल्टी दिशा में तो देर से रुकेगी। यही तो होगा, बताओ। यस सर। यस सर। अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों प्रकार के फर्श में क्या होगा? घर्षण बल की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि कोई वस्तु जो है अगर जाकर के रुक रही है तो क्यों रुक रही है? क्योंकि उस वस्तु पर घर्षण बल काम कर रहे हैं जो उसकी गति का विरोध कर रहे हैं। यानी घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल की परिभाषा क्या समझ में आई? कि वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब हवा भी तो घर्षण बल लगा रही थी। हवा की रफ्तार अगर ज्यादा तेज होगी तो भी वस्तु जल्दी रुक जाएगी, हवा की रफ्तार अगर धीमी होगी तो वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक, जब तुम साइकिल चलाते हो कभी कभी उल्टी दिशा में, हवा तुम्हारे उल्टी दिशा में चल रही हो और बहुत तेज हवा चल रही हो, तो तुम्हें साइकिल चलाने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? यस सर। तुमको साइकिल चलाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं? यस सर। अगर हवा तेज चल रही हो उल्टी दिशा में तुम्हारे, तुम उधर जा रहे हो, हवा इधर की ओर चल रही है,
तो उस स्थिति में तुमको साइकिल उसी रफ्तार से चलाने के तुमको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, पैडल पर लगानी पड़ती है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम जो ताकत लगा रहे हो, हवा तुमसे ज्यादा ताकत लगा के तुमको रोकने का प्रयास कर रही है। अगर तुम ताकत ना लगाओ साइकिल पर तो क्या होगा? साइकिल तुम्हारी रुक जाएगी, फिर चलेगी नहीं। अगर हवा ज्यादा तेज होगी तो तुम्हारी साइकिल, अगर तुम साइकिल के पैडल पे ताकत नहीं लगाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी साइकिल चलेगी ही नहीं, रुक जाएगी। तो यानी हवा भी विरोध लगाती है, हवा भी गति का विरोध करती है, चाहे वो चल रही हो चाहे ना चल रही हो, कुछ ना कुछ विरोध हवा भी करती है। हम ऐसे हवा में हाथ चलाते हैं तो हमको हवा का एहसास होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब हवा हमारे हाथ से टकराती है, तो टकराने का मतलब क्या? वो हमारी गति का विरोध करती है। तो ये घर्षण बल जो होता है, इसके कारण ये वस्तु, हमने गेंद को जमीन पर लुढ़काया तो ये गेंद जो होती है वो जमीन पर रुक जाती है। अब यहां पर तुम एक चीज ये सोचो कि अगर ये घर्षण बल ना हो बिल्कुल भी तो क्या होगा? वस्तु बहुत दूर तक जाएगी। अगर घर्षण बल बिल्कुल ना हो ही ना घर्षण बल बिल्कुल, तो क्या होगा? अब हमने वस्तु को लुढ़का दिया, वो क्या होगा? एक सीधी रास्ता, बड़ी दूर तक सीधी रास्ता है, क्या होगा जी? बहुत दूर जाएगी। तो वो कितनी दूर जा करके रुकेगी जी? पता नहीं, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए तुमको। देखो वस्तु रुकी क्यों? क्योंकि घर्षण बल था। जब हमने कह दिया कि घर्षण बल है ही नहीं किसी तरह का, ना हवा का घर्षण बल है ना जमीन का घर्षण बल है, तब अगर हम वस्तु को लुढ़काते हैं तो क्या होगा? वस्तु रुकेगी ही नहीं कभी। आई बात समझ में? जैसे कि तुमने कहा कि एक किताब मेज पर रखी थी, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो वो किताब क्या होगी? वो वहीं पर रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक कि आकर के कोई उस पर बल लगा करके उसको हटाएगा नहीं, तब तक वो किताब वहीं रखी रहेगी। ठीक है? उसी प्रकार से कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगे। आई बात समझ में? जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए तब तक वो वस्तु रुकेगी भी नहीं। अगर हम अंतरिक्ष में जाएं, वहां पर ना हवा है ना जमीन है, समझे? अंतरिक्ष में जाएं अगर तो वहां पर ना हवा है ना जमीन है कहीं। वहां पर अगर हम किसी वस्तु को फेंक देते हैं या धीरे से भी लुढ़का देते हैं तो वस्तु फिर जन्मों जन्मों तक चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, कभी भी जीवन में रुकेगी नहीं। आई बात समझ में? वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। उसको कोई रोकने वाला बल वहां पर है ही नहीं किसी तरह का, ना हवा है ना जमीन है, तो किसी प्रकार का कोई घर्षण बल वहां पर होगा ही नहीं अंतरिक्ष में। तो क्या होगा कि वो वस्तु कभी रुकेगी ही नहीं। तो इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। हर वस्तु में ये गुण होता है। अब आ जाओ अपनी बात पर। इतनी देर की कथा हुई जो उदाहरण दे करके, ये समझ में आई कुछ? इस पूरे सब समझाने का उद्देश्य ये था कि तुमको ये बताना कि जड़त्व का मतलब क्या होता है। जड़त्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु जिस भी अवस्था में है वो उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये बात समझ में आई? जिस भी अवस्था में है, रुकी है तो दो ही अवस्थाएं हो सकती है उसकी, या तो रुकी अवस्था हो सकती है या गति की अवस्था में हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है कोई। तो वो वस्तु जो होगी वो उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और जैसे ही कोई बल लगाया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, या तो उसकी दिशा बदल जाएगी या उसकी रफ्तार घट जाएगी या बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें जरूर होगा अगर उस पर बल लगता है तो। लेकिन अगर हम कोई बल नहीं लगाते हैं तो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन, लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, बिल्कुल से जरा सा भी कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जिस भी स्थिति में है वो उसी स्थिति में बनी रहेगी, चाहे वो गतिमान स्थिति में हो चाहे वो रुकी हुई स्थिति में हो। ये बात समझ में आई? यस सर। बोलो। तो इसी हर वस्तु में ये गुण होता है, तो इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। तो अब फाइनली परिभाषा क्या समझ में आई कि जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपने विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है।
या हम यूं कहें कि अपनी उस अवस्था का विरोध करती हैं जो उनकी अवस्था को बदलने का प्रयास करता है, उसका वो विरोध करती हैं। तो इस विरोध करने वाले गुण को हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है। तो अब अवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? या तो स्थिर अवस्था होगी या गति की अवस्था होगी। तो उसी प्रकार से जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व। क्योंकि दो ही प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं, तो जड़त्व भी दो प्रकार का होगा। जब हम जड़त्व की परिभाषा कहेंगे तो वहां पर हम दोनों बातें कहते हैं कि कोई वस्तु जिस भी अवस्था में है वो उस अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। इस वस्तुओं के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। अब अवस्था उसकी दो प्रकार की होती है। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या होगा? यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, या हम यूं कहें कि जब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और गति का जड़त्व तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में? यदि कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है, गति कर रही है, तो वो उसी दिशा में उसी वेग से उसी रफ्तार से तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में? तो ये हो गया विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो जड़त्व दो प्रकार का हो गया, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ये बात समझ में आई? तो अब इसके बाद आता है न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक, विषयक मतलब विषय से संबंधित, गति से संबंधित। न्यूटन के गति विषयक नियम यानी गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम या गति विषयक नियम, तीन नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। न्यूटन का गति विषयक पहला नियम, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम और न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। तो पहला नियम जो होता है न्यूटन का गति विषयक नियम, वो यही नियम है जो जड़त्व वाला तुमने अभी पढ़ा। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व का नियम जो है उसी को हम न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो न्यूटन का पहला नियम क्या क्या होगा? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, तो ये कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? अब इस नियम के संबंध में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं, लेकिन तुमने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत पूछे जाते हैं सवाल में कि जैसे एक बस में तुम बैठे हुए हो, बस रुकी हुई है, तुम बैठे हुए हो बस में। ठीक, बस अचानक चल देती है एकदम से, तो क्या होता है? तुम पर कोई क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? पहले तो ये बताओ, फिर हम बताएं आगे। तुम बस में बैठे हुए हो, बस रुकी हुई है, बस एकदम से चल दे अचानक, तो क्या होगा? सर जी हल्का सा धक्का लगेगा, झटका लगेगा। और अगर तुम्हारे पीछे टेक ना लगी हो कुर्सी की तो गिर जाएंगे। पीछे की ओर जाएंगे, तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो क्या होगा? हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। अगर हम बस में बैठे हुए हैं और बस रुकी हुई है और बस अचानक चल देती है तो हम क्या होता है? पीछे की ओर गिर जाते हैं। अगर इसी को हम बस की जगह पर मोटरसाइकिल कर लें तो क्या होगा? मोटरसाइकिल में तुम बैठे हो पीछे और ड्राइवर आगे बैठा जो एकदम से मोटरसाइकिल को भगा दे तो क्या होगा? तुम तैयार ना हो, संभले ना हो, पकड़े ना हो किसी चीज को, तो क्या होगा? तुम मोटरसाइकिल से तुम पीछे गिर जाओगे, तुम पीछे जमीन में गिर जाओगे झटके में एकदम से। तो ऐसा क्यों हुआ? यानी जब कोई वस्तु अचानक एकदम से आगे चल देती है तो हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई
बस चल रही है, किसी एक रफ्तार से चल रही है, तुम बस में बैठे हुए हो सीट पर, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, अचानक एकदम से कोई सामने आया, एकदम से ब्रेक लगा दिया, तब क्या होता है? आगे की ओर आगे गिर जाते हैं। तब हम आगे की ओर गिर जाते हैं एकदम तेजी से। अगर आगे सीट है तो सीट में हमारा मुंह लड़ जाएगा, हमारा मुंह नाक सब फूट जाएगा अगर अचानक, क्योंकि हम उस वस्तुस्थिति के लिए तैयार नहीं होंगे। और तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसी कारण से हुआ, जड़त्व के नियम के कारण। तुमने अभी जड़त्व के नियम में यही पढ़ा कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब तुम जैसे बस में बैठे हुए हो, तुम्हारे पैर जो हैं वो बस के फर्श के संपर्क में हैं, उससे जुड़े हुए हैं, और तुम्हारा शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है, पेट और सर, ये ऊपर का हिस्सा क्या है, वो बस से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। पैर, अगर तुम पैर ऊपर उठा लो तो अलग है, अगर तुम हवा में टंग जाओ तो फिर क्या, तुम बस में तो हो लेकिन तुम बस से कहीं जुड़े नहीं हो। तो बस से जुड़ाव तुम्हारा कहां पर है? फर्श से। ऊपरी भाग जो है वो फर्श के संपर्क में नहीं है, तो पूरा शरीर तुम्हारा स्थिर है। बस एकदम से अचानक चल पड़ी तो बस की फर्श भी आगे गई, बस की फर्श भी आगे गई, और फर्श के साथ साथ फर्श में तुम्हारे पैर चिपके हुए थे, जुड़े हुए थे, संपर्क में थे, तो पैर भी आगे चले गए, बस के साथ ही तुम्हारे पैर आगे चले गए। लेकिन जड़त्व के कारण तुम्हारा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा था वो स्थिर ही रह गया। तो तुम्हारा शरीर का हिस्सा, जब ऊपरी हिस्सा स्थिर रह जाएगा, तुम्हारे पैर आगे चले जाएंगे, तो तुमको क्या महसूस होगा? तुमको लगेगा हम पीछे गिर गए। तुम गिरे कहीं नहीं हो, तुम्हारा शरीर पीछे नहीं गया। क्या हुआ है? तुम्हारे पैर आगे चले गए, तुमको यह महसूस हुआ कि तुम पीछे गिर गए, लेकिन तुम पीछे, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा सिर और ऊपरी हिस्सा जो था वो वहीं का वहीं है, लेकिन तुम्हारे पैर आगे चले गए। तो जब पैर आगे चले जाएंगे तुमको क्या लगेगा? तुम पीछे गिर गए, ऐसा महसूस होगा तुम्हें, और तुम पीछे की तरफ गिर भी जाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये बताओ, इसमें जड़त्व का नियम लगा, ये बात समझ में आई कि जब हम बस में बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है, तो हमारा शरीर भी रुका हुआ है और पैर हमारे जो हैं वो बस के संपर्क में हैं। अगर हम खड़े हुए हैं, मान लो, चलो खड़े ही मान लेते हैं, तो पैर केवल पैर ही हमारे संपर्क में है, और बस अगर अचानक चल देती है तो हमारे पैर तो आगे निकल गए बस के साथ में एकदम से, और ऊपर का हिस्सा जो था वो जड़त्व के कारण वो स्थिर अवस्था में ही बना रह गया, वो एकदम से गति नहीं कर पाया। तो इस वजह से वो हमको लगेगा कि हम पीछे गिर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि रुकी बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री जो है वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक यही बात होती है जब चलती हुई बस अचानक रुक जाती है। अब बस अगर तुम थोड़ा सा झटका खा भी गए तो थोड़ी देर बाद समझ जाओगे, फिर धीरे करके क्या होगा, बस के साथ तुम्हारा शरीर भी चलने लगता है। ठीक, तो यदि बस गतिमान है, बस चल रही है, तो उसमें बैठे जितने भी यात्री हैं सभी का शरीर भी उसी गति से चल रहा है कि नहीं? जी सर। अगर बस के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको बस की गति जितनी तेज दिखाई देगी उतनी ही तेज तुम्हारे शरीर की गति भी दिखाई देगी, होगा कि नहीं? जी सर। यानी जब तुम बस में बैठे हो तो बस जिस गति से चल रही है उसी गति से तुम्हारा शरीर भी आगे की ओर चल रहा है। ठीक, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, तुम्हारा शरीर भी चल रहा है और बस भी चल रही है। अचानक सामने भैंस आ गई तो ड्राइवर ने क्या किया? एकदम से ब्रेक लगा दिया। अब एकदम से ब्रेक लगाने पर क्या हुआ कि बस तो रुक गई या उसकी गति एकदम से काफी कम हो गई, लेकिन तुम्हारे शरीर के ऊपरी हिस्से की गति जो थी वो उसी हिसाब से चलती रही आगे, वो एकदम से इतनी जल्दी नहीं बदल पाई। तो वो गति की अवस्था में थी तो गति की अवस्था में ही बनी रह गई। आई बात समझ में? नहीं? बताओ, आई समझ में कि नहीं? सही दोबारा बताइए। देखो, तुम बस में बैठे हो या बस में खड़े हो, चल रहे हो, ठीक, बस जितनी रफ्तार से चल रही है तुम्हारा शरीर भी उतनी ही रफ्तार से चल रहा है। ठीक, पैर तुम्हारे बस के फर्श के संपर्क में हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस की रफ्तार तो एकदम से बहुत कम हो गई या हो सकता है कि रुक भी गई।
अगर बहुत तगड़ा ब्रेक लगा दिया तो हो सकता है बस वहीं पर रुक भी जाए एकदम अचानक। तो क्या होगा कि तुम्हारे पैर तो एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पैर तुम्हारे बस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, ये हिस्सा जो होगा वो उसी रफ्तार से गति की अवस्था में बना रह जाएगा। ऊपरी हिस्सा जो होगा वो उसी गति में बना रह जाएगा। उसी जिस गति से चल रहे थे, मान लो 40-50 की स्पीड से चल रहे थे, तो 50 की स्पीड से तुम्हारा शरीर भी चल रहा है, तो 50 की स्पीड से ही तुम आगे की ओर एकदम से गिर जाओगे। जितनी रफ्तार से चल रहे होगे उतनी ही रफ्तार से क्या होगा कि तुम्हारा ऊपर का शरीर चलता रह जाएगा, पैर रुक जाएंगे, और क्या होगा, तुम आगे की ओर एकदम से गिर जाएंगे। अगर तुम चल रहे हो ऐसे करके, तुम्हारे पैर सब पूरा शरीर चल रहा है, अचानक पैर रुक गए तो क्या तुम्हारा शरीर एकदम आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे जी सर, उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से तुम लाओ, तो तुम्हारा हाँ, तो तुमको झटका लगेगा एकदम से। अगर तुम पकड़े नहीं होगे तो जमीन में मुंह भरा गिरोगे एकदम से, होगा कि नहीं? तो इसलिए जब चलती गाड़ी में कोई यात्री बैठा होता है या खड़ा होता है और बस अगर अचानक गाड़ी रुक जाती है तो वो आगे की ओर गिर पड़ता है, और रुकी हुई गाड़ी में यदि कोई व्यक्ति बैठा होता है वो अचानक चल देती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये दोनों कारण समझ में आए? यस सर। जी सर। चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक लग जाए तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, और रुकी हुई गाड़ी अगर अचानक चल दे तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण है, एक दूसरी बात है कि जाड़ों में हम कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, कुछ दिनों बाद क्या होता है उसमें धूल गर्दा आ जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको बताओ? पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं। क्या करते हैं? डंडे से पीटते हैं, ठीक। डंडे से उसको कंबल को झाड़ते हैं, तार पे टांग देते हैं उसको, डंडे से पीट पीट के क्या करते हैं उसकी सारी धूल जो है निकाल देते हैं। डंडे से ना पीटे अगर तो उसको, अगर कोई छोटा कपड़ा है तो उसको हम ऐसे फटक के झटक के उसको हम उसकी धूल झाड़ देते हैं। रुमाल में अगर धूल चिपक गई, मिट्टी लगे तो क्या करते हैं, उसको रुमाल को खोल करके ऐसे ऐसे 2-4 बार करते हैं तो वो धूल गिर जाती है, उसकी सूखी धूल होती है अगर, तो होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ये कपड़ा है, देखो इसमें तमाम चौक लगी हुई, इसको अगर हम हिलाते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो धूल निकल गई, धूल निकलती दिख रही नहीं? जी सर। यस सर। तो ये क्यों हो रहा है? हमने इसको कस के मारा तो इसमें धूल के कण अलग क्यों हो जा रहे हैं? इसमें भी यही नियम लगाओ, इसमें भी यही नियम लगाओ। ये अभी रुका हुआ है कपड़ा, इसमें जो कण चिपके हैं वो भी रुके हुए हैं अपनी जगह पर। हमने कपड़े को एकदम से हिला दिया तो कपड़ा तो आगे बढ़ गया, लेकिन कण जो थे वो उसी जगह पर रह गए, तो वो कपड़े से अलग हो गए। जी वो इंसान थे। इंसान नहीं, कण जो थे, देखो यहां पर एक कण चिपका दो और मतलब बहुत कस करना चिपकाओ तो छूटे ही ना, और जब तुम कपड़ा हिलाओगे तो क्या होगा, कण नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो क्यों गिर गया? क्योंकि जब कपड़े में गति हो गई एकदम से, जैसे गाड़ी चली थी एकदम से तुम पीछे गिर गए थे। जी सर। गाड़ी चली तो तुम पीछे गिर गए थे, जड़त्व के कारण तुम्हारा शरीर जो था वो स्थिर रह गया, तुम्हारे पैर आगे चले गए गाड़ी के साथ, तुम पीछे गिर गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब हमने गति की, यहाँ पर इसको ऐसे मारा, कपड़े को जब हमने मारा ऐसे करके, तो क्या हुआ कि कपड़ा तो गति करके आगे चला गया एकदम से, ऐसे कपड़ा क्या हुआ एकदम से झटके से अचानक, ये काम हमने अचानक किया है। अगर हम इत्मीनान से उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो क्या कहाँ गिरेंगे? को नहीं गिरेंगे, बताओ, नहीं गिरेंगे ना। तो ये काम हमें झटके से करना पड़ेगा, तेजी से करना पड़ेगा। तो हमने जब उसको झटके से एकदम से किया, तेजी से अचानक, तो कपड़ा तो गति में आ गया, लेकिन इस पर जो कण चिपके हुए थे वो एकदम से गति में नहीं आ पाए, और वो कपड़े से अलग रह गए। कण यहीं रह गया, कपड़ा आगे चला गया, तो कण क्या होगा? अब ये कण कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा ना। नीचे सर, नीचे। एक सिक्का लो, देखो एक सिक्का लो और एक दफ्ती का टुकड़ा लो छोटा सा, या कागज ले लो, एक गिलास के ऊपर कागज रखो, उसके ऊपर सिक्का रख दो, ठीक। एक कागज लो, गिलास के ऊपर कागज रखो और सिक्का रखो, और कागज को एक झटके से खींच लो एकदम से, तो क्या होगा? सिक्का गिर जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ गिरेगा? गिलास में। सिक्का गिलास के बाहर गिरेगा, गिलास के अंदर गिरेगा? गिलास के अंदर गिरेगा।
क्यों गिरेगा, बाहर क्यों नहीं गिरेगा? और ये काम तभी होगा जब तुम अचानक, ये काम तभी होगा जब तुम अचानक तेजी से खींच लोगे। और धीरे धीरे खींचोगे तो फिर नहीं होगा। ये धीरे धीरे खींचोगे तो नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे खींचोगे तो धीरे धीरे सिक्का भी गति में आ जाएगा। एकदम से अगर कोई ऐसा काम हो जाए, एकदम से ऐसा काम हो जाए कि तुम एकदम से झटके से कागज खींच लो, तो क्या होगा, कागज तो खींच जाएगा, लेकिन सिक्का जो होगा वो जड़त्व के कारण अपनी जगह पर ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पर वो सिक्का रुकी हुई अवस्था में, उसमें विराम का जड़त्व है। तो सिक्का जो होगा वो विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर रह जाएगा। और जब उसके नीचे से कागज निकल जाएगा, उसके नीचे कुछ बेस नहीं रह जाएगा, तो सिक्का क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएगा। कोई भी चीज अगर तुम यहाँ सोचो कि हवा, अगर इस टुकड़े को हम चाहेंगे हवा में लटका दें तो हवा में लटक पाएगा ऐसे? हम हाथ जैसे छोड़ेंगे क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। वो यहाँ पर क्यों टिका हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर क्यों टिका है, क्योंकि हम उसको हाथ से पकड़े हैं। अगर हम नीचे कागज लगाए हैं तो वो यहाँ पर क्यों टिका हुआ, क्योंकि नीचे उसके कागज लगा हुआ है। अगर नीचे से कागज हटा लेंगे तो क्या होगा, ये गिर जाएगा नीचे। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि तब वहां पर उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो नीचे गिर जाएगा, हवा में तो टंगा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही धूल के कण जो होते हैं, जब वो अचानक एकदम से हम झटका दे देते हैं तो क्या होता है कि कपड़े में तो गति हो जाती है, लेकिन धूल के कण अपनी जगह पर रह जाते हैं। जब अपनी जगह पर रह जाएंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएंगे। या अगर हवा चल रही होगी तो उड़ जाएंगे, हवा चल रही होगी तो उड़ जाएंगे, अगर हवा नहीं चल रही होगी तो जमीन में गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, तो यही है कि कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने से या लटकाकर डंडे से पीटने से उसके धूल के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में तुम देखते हो, लेकिन तुमने आज तक इन पर इस तरह से सोचा नहीं था। अच्छा, अब एक और उदाहरण बताते हैं तुमको। तुम गए अमरूद खाने के लिए बगीचे में, तुमने देखा बढ़िया पके पके अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन ऊंचाई पे ज्यादा हैं। तुमने क्या किया, एक डंडा लिया और टहनी पे डंडा मारा, क्या होगा, टूट जाएगा। टहनी टूट के नीचे आ जाएगी। जी सर। टहनी टूट के नीचे आ जाएगी? नहीं सर, अमरूद क्या होगा, अमरूद टूट के नीचे आ जाएगा। जो भी पका अमरूद होगा वो टूट करके नीचे गिर जाएगा, आ जाएगा। या तुम टहनी को हिला दो कस के, अगर तुम पेड़ पर चढ़ गए हो मान लो, लेकिन टहनी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उसकी नोक पे कहीं जाकर के दूर पे फल लगा, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, आगे जाओगे तो गिर जाओगे। तो क्या होगा, तुम टहनी को कस के हिलाओ, हिलाने से क्या होगा, उस टहनी पर जितने भी पके हुए फल होंगे वो सब क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। गिर जाएंगे ना, जितने भी पके हुए फल होंगे वो सब नीचे गिर जाएंगे ना। क्यों गिर जाएंगे जी? अब यहाँ पर भी जड़त्व का नियम है। कैसे? सर वो उसमें गति कर दी हमने डंडे से। टहनी देखो, टहनी में फल लगा हुआ है और पका हुआ फल जो होता है वो कमजोर होता है। उसका जो जोड़ होता है टहनी के पास वो कमजोर हो जाता है। ठीक, जब फल पक जाता है तो उसका जो जोड़ होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो जब तुमने टहनी को, अब टहनी भी रुकी हुई है, फल भी रुका हुआ है। ठीक, क्योंकि टहनी से फल जुड़ा हुआ है तो फल रुका हुआ है, दोनों चीजें रुकी हुई हैं, दोनों में विराम का जड़त्व है। तुमने एकदम से टहनी को हिला दिया झटके से, तो टहनी तो गति कर गई एकदम से, फल भारी होने के कारण एकदम से गति नहीं कर पाया, फल जो था वो गति नहीं कर पाया, और कमजोर तो था ही, वो टहनी से अलग हो गया। अब जब टहनी से अलग हो गया तो हवा में तो टंगा नहीं रहेगा। जब टहनी से अलग हो जाएगा तो हवा में तो टंगा नहीं रहेगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि टहनी को अचानक हिला देने पर उस पर लगे हुए जो पके फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सब उदाहरण जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से ये सभी उदाहरण संबंधित हैं। ठीक है, तुम चाहो तो ये प्रयोग करके भी देख सकते हो, टहनी हिला के देखा ही होगा आज तक। सिक्का खिसका के देख सकते हो, एक कागज रखो, उसके ऊपर एक रुपए का सिक्का रख दो, कागज को झटके से एकदम से खींच लो तेजी से, तो सिक्का तुम देखोगे कि सिक्का गिलास के अंदर ही गिरेगा, बाहर नहीं। और धीरे धीरे खींचोगे तो सिक्का भी साथ में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब नियम हो गए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये है न्यूटन का पहला नियम। आई बात समझ में? और इसके जितने उदाहरण हुए समझ में आए? ये उदाहरण सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ भी उदाहरण परीक्षा में पूछा जा सकता है, समझ लो। आई बात समझ में? तो ठीक है, अब आज फिर इतना ही।
आज इसके बाद फिर अब न्यूटन का दूसरा नियम फिर हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।